हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। बीएनएस के चैप्टर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं, विच डील्स विद जनरल एक्सेप्शंस की जो प्रोविजन है बीएनएस के अंदर, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी के हम कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। लेट्स बिगिन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने सेक्शन 14 को डिस्कस किया था कनेक्ट विद 17 सेक्शन के अंदर, जो क्या कहता था कि जो बाउंड बाय लॉ, मतलब ऐसा कोई एक्ट किया गया किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो बिलीविंग हिमसेल्फ, उसको ऐसा गुड फेथ में, और वो ऐसा बिलीव करता है कि ही इज बाउंड बाय लॉ। ये सेक्शन 14 है, ठीक है। तो वहाँ पे उसे प्रोटेक्शन है। और एक मैक्सिम भी इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजैट इग्नोरेंसिया लेगिस निमिनम एक्सक्यूजैट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आपका जो एक एक्सक्यूज है वो एक्सेप्टेबल किया जाएगा और आपको एक डिफेंस मिलेगा उसका। बट आप बोल रहे हो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मेरे को लॉ का ही नहीं मालूम था, तो वो आपका एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये हमने सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन 14 कनेक्ट विद 17। उसी के आगे ये कंटिन्यूशन में वीडियो है। हम जो फर्दर सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, जो 15 सेक्शन है, 15 सेक्शन जब आप देखते हो बीएनएस के अंदर, तो 15 सेक्शन क्या कहता है गाइज? 15 जो सेक्शन है वो बेसिकली जज को प्रोटेक्शन की बात करता है। जो आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे 15 की, तो एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर। अब कोई जज है, बेसिकली इस सेक्शन के अंदर एक जज को प्रोटेक्शन दी गई है। अगर जज कोई ऐसी इरेगुलरिटी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देता है जिससे एक एक्यूज का उसको हार्म होता है या कुछ भी होता है, तो उस जज को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। जब आप इसके बेसिकली जब ये सेक्शन क्या कहता है, यहाँ पे जजेस को एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर दिस सेक्शन। A judge is exempted not only in those cases in which he proceeds irregularly, उसने कैसे प्रोसीड किया है? इरेगुलरली प्रोसीड किया है इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर विच ही लॉ गिव्स हिम, ठीक है। बट ऑल्सो अ केस वेयर ही इज गुड फेथ, ही इज इन गुड फेथ एक्सीड्स हिज जुरिडिक्शन। इवन अगर उसके पास जुरिडिक्शन भी नहीं था, अपने जुरिडिक्शन की एक्सीड जाके उसने प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है जज को। याद रखना, सेक्शन 15 के अंदर जज को प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में एक दूसरा सेक्शन है। जब आप सेक्शन 16 को देखोगे, तो सेक्शन 16 बेसिकली एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब किसी कोर्ट ने, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जिसके पास जुरिडिक्शन था, वेदर जुरिडिक्शन नहीं भी था, तो भी उसने कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में जो भी बॉडीज हैं जो उस ऑर्डर को या जजमेंट को एग्जीक्यूट करा रही हैं, तो एग्जीक्यूशन में या उसके परसुएंट में अगर कोई एक्ट किया जाता है, तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर दिस सेक्शन। बेसिकली दिस सेक्शन जो सेक्शन 16 है, दिस सेक्शन इज मियरली अ कोरोलरी टू सेक्शन 15। ये उसी का कोरोलरी है, मतलब यहाँ पे उन पर्सन्स को प्रोटेक्शन दी गई है जो कोई कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल करवा रहे हैं या कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है एग्जाम के अंदर, हैंगमैन का एग्जाम्पल। अगर जो आप देखोगे, अब जब कोई हैंगमैन होता है, जल्लाद होता है, वो किसी को फांसी पर लटकाता है, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो एक जजमेंट का जो एक कोर्ट ने किसी एक्यूज को पनिश किया है, कन्विक्ट किया है और सजा दी है, डेथ सेंटेंस दिया है, तो वो उसी के परसुएंट में, उसी के कंटिन्यूएशन में वो एक्ट अपना कर रहा है जल्लाद। तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है हैंगमैन का, 16 सेक्शन में आप याद रखना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बेसिकली उन पर्सन्स को प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन, ठीक है। अब गाइस, जब हम इसकी लैंग्वेज देखेंगे सेक्शन 16 की, तो नथिंग विच इज डन इन अ परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन वाइल्स सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स। क्या है वो जजमेंट? फोर्स में है। इज एन ऑफेंस नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिडिक्शन। ये मैटर नहीं है कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था या नहीं था, टू पास सच जजमेंट, कोर्ट ने फिर भी उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, कोर्ट ने फिर भी क्या करा, जजमेंट पास कर दिया और ऑर्डर, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड अ सच जुरिडिक्शन। यहाँ पे जो पर्सन है, वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन रहा होगा, ठीक है। उसी के परसुएंस में, उसी के पावर्स को यूज करते हुए कोर्ट ने एक ऑर्डर या जजमेंट दिया है, तो उसी के परसुएंट में वो जो पर्सन है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो काम कर रही हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे उन अथॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है सेक्शन 16 के अंदर। आई होप आपको ये दोनों सेक्शन, और ये प्री में पूछते हैं सेक्शन 15 16, जो 15 आपको जजेस को प्रोटेक्शन की बात करता है। जजेस का एक अपना पर्सनल आप देखोगे तो उनका प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना। आप देखोगे उनका जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 है जो उनको सेव करता है, ठीक है। सो ये दो सेक्शन है, आई होप आपको समझ आए होंगे। और जो फर्दर सेक्शन है गाइज इसी का सेक्शन जब आप से 16 तो हमने डन कर लिया, 17 सेक्शन जब आप देखोगे 17 भी हमने डन कर लिया है, हमने 14 के साथ वो डन किया था। और नाउ अभी 18 जब आप सेक्शन देखोगे तो 18 सेक्शन क्या कहता है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो जाती है और या तो उस पर्सन जिसके द्वारा वो एक्सीडेंट किया गया है उसको प्रोटेक्शन है बेसिकली इस सेक्शन के अंदर, 18 सेक्शन के अंदर। सो जब आप बात करते हैं हम सेक्शन 18 की, तो एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। मतलब वो अपराध नहीं माना जाएगा जो कैसे किया गया है, एक्सीडेंटली हुआ है और मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य से हुआ है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। जिस पर्सन ने वो किया था ना उसको कोई क्रिमिनल इंटेंशन था ना उसको इस तरह की नॉलेज थी कि इसका ये आउटकम या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस या ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर। तो वो जो एक्ट कर रहा था वो पर्सन क्या कर रहा था, एक लॉफुल मैनर में एक लॉफुल तरीके से एक्ट कर रहा था, ठीक है। बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल साधनों के द्वारा, मीन्स मतलब वो साधन जो भी वो रिसोर्सेज या सोर्सेज यूज कर रहा होगा वो सब लॉफुल था। विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, विद प्रॉपर केयर करके और कॉजन करके मतलब पूरा देखभाल के वो एक्ट कर रहा था पर्सन। और बावजूद उसके अगर कोई एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चूनली कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जाता है तो उस पर्सन को यहाँ पे सेक्शन 18 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। तो इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है, ए इज अ एट अ वर्क विद द हैस्ट। एक नाम का पर्सन था वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, ठीक है। द हेड ऑफ फ्लाइज ऑफ द किल्स अ मैन। तो अब जब ए नाम का जो पर्सन था वो लकड़ी काट रहा था, तो जो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी का जो आयरन वाला पार्ट होता है जब वो लकड़ी काट रहा था तो वो आयरन वाला पार्ट निकल के कहीं दूर किसी पर्सन के सर पे लगा और उससे उसकी डेथ कॉज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वो जो एक्ट था बिल्कुल लॉफुल कर रहा था, वो लकड़ी काटना कोई गुनाह थोड़ी है, लॉफुल एक्ट है। अपना लॉफुल मीन साधन थे उसके, जो भी उसके पास वेपन था वो कुल्हाड़ी वो भी लॉफुल था। वो पूरा केयर एंड कॉजन के साथ वो एक्ट कर रहा था, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, ना उसे नॉलेज थी कि इससे किसी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उससे फिर भी किसी की पर्सन की डेथ हो गई एक्सीडेंटली तो उस पर्सन को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। सो आई होप ये सेक्शन 18 आपको क्लियर हुआ होगा। छोटा सा सेक्शन है, ये भी प्री में पूछता है। इसकी लैंग्वेज कई बार इधर उधर कर देता है, अगर मिसफॉर्चून है और फॉर्चुनेटली कर रहा है या प्रॉपर केयर कॉजन रख के नहीं कर रहा है तब क्या होगा, तब आप देखोगे तो ऑफेंस कमिट माना जाएगा। अगर वो प्रॉपर लॉफुल मीन्स से नहीं कर रहा है, प्रॉपर केयर और कॉजन रख के नहीं कर रहा है, तब वो आपका एक ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, सिंपल सा सेक्शन है। इसका एक आगे का जो 19 सेक्शन है बहुत फेमस सेक्शन है बीएनएस का। और ये सेक्शन बेसिकली एक फेमस केस भी है इसके अंदर। तो मैं सेक्शन डिस्कस करता हूँ, मैं सेक्शन रीड करता हूँ। देखो सेक्शन जो 19 है वो क्या कहता है गाइस, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। मतलब एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, हार्म कॉज हो रहा है, किसी को हानि हो रही है। बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, बट कैसे किया जा रहा है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म मतलब एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे हार्म कॉज हो रहा है बिना क्रिमिनल इंटेंशन के। और उसका पर्पस क्या है उस एक्ट को करने का, प्रोवेंट प्रिवेंट अदर हार्म, किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले थोड़ा सा आपको मैं एक बेसिक बता देता हूँ ये क्या कहता है। सपोज करो ये सेक्शन जो है गाइस 19 सेक्शन, ये उस पर्सन को प्रोटेक्शन देता है जो एक एक्ट कर रहा है, ठीक है। वो उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भी जानता है। मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस ये आउटकम निकल सकते हैं, इससे किसी को हार्म होगा ही होगा। लिखो ना एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब पॉसिबिलिटी है उससे किसी को हार्म होगा, लेकिन मेरा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था
कि मैं किसी को हार्म पहुंचाऊं, लेकिन मैं ये जानता था कि इससे हार्म होगा, लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन की किया जा रहा था। और उसकी करने का पर्पस क्या था? एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मतलब किसी दूसरे हार्म को पहुंचाने रोकने के लिए, किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए ही वो एक्ट कर रहा था। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं सेक्शन लैंग्वेज को डिस्कस करूंगा इसकी। अब सपोज करो कहीं पे एक आग लग गई है, किसी अपार्टमेंट में आग लग गई है, ठीक है, और कंसिस्टेंटली वो आग बढ़ रही है आगे को, उससे एक घर दो घर जल रहे हैं, उसके आगे जितने भी आएंगे वो जलेंगे। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक जेसीबी को बुलाया, और जेसीबी ने उन बीच की जो कंटिन्यूएशन में घर बने हुए थे, उन घर में से 2 घर को गिरा दिया, है ना, तोड़ दिया जेसीबी से। तो जो आग थी वो रुक गई। उसका इंटेंशन मालूम था कि इससे सामने वाले का नुकसान हो रहा है, उसे हार्म हो रहा है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था कि किसी बड़े हार्म को, मतलब अगर वो सारी बिल्डिंग में आग लग जाएगी, पूरे अपार्टमेंट जल जाएंगे, किसी पूरी कॉलोनी में आग लग, तो उसने एक बड़े हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा हार्म कोज कर दिया, है ना, एक हार्म किया लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बट बड़े हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वो चीज़ की। तो यहाँ पे उस पर्सन को, जिसने वो जेसीबी से वो सब चीज़ें की थी, उसको प्रोटेक्शन है, ठीक है। Nothing is an offense merely by reason of it is being done with the knowledge that it is likely to cause harm. तो nothing is an offense, वो offense नहीं होगा merely by reason of it is being done। क्या reason था करने का उसे, जो किया गया था, with the knowledge that it is likely to cause harm। knowledge थी उसको कि इससे harm cause होगा ही होगा, हानि होगी। if it be done without criminal intention to cause harm and good faith में किया गया था, for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। तो यहाँ पे किसी की जान बचा रहे हो आप किसी तरह के, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हो, तो वहाँ पे वो आपका एक्ट जो है प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत फेमस केस है, आपने सुना भी होगा, डेडली स्टीफन का केस। मतलब उसमें क्या था, आर बनाम डेडली स्टीफन का केस था गाइस। उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा उसके फैक्ट्स बता देता हूँ। ये जो पर्सन्स थे आर बनाम डेडली स्टीफन, ये एक समुद्र से ट्रेवल कर रहे थे, और इनके साथ एक 17 ईयर्स ओल्ड बच्चा भी था। तो अब इसी सेक्शन के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी यूज़ किया जाता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस या इसके अंदर बात की गई है। अब जो ये आर बनाम डेडली स्टीफन का केस था गाइज, इसके अंदर क्या हुआ था, ये लोग क्या कर रहे थे, समुद्र से ट्रेवल कर रहे थे, वो किसी नाव से ट्रेवल कर रहे थे समुद्र के रास्ते। और हुआ क्या, अब ये डेडली स्टीफन था और एक बच्चा था इनके साथ 17 साल का। अब इनको भूख लगी ना, बीच समुद्र के अंदर इनको भूख लगी, कुछ खाने को था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो वो बच्चा था, इन्होंने उसको मार के और उसको खा लिया, ठीक है। और जब ये बात ओपन हुई तो इन्होंने जो कोर्ट से क्लेम किया कि हमें हमारी, अगर हम अपने आप को नहीं बचाते तो हम मर जाते। इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो बात कही थी ना, तो बेसिकली कोर्ट ने इनको पनिश किया था। कोर्ट ने बोला था जो नेसेसिटी का रूल है वो आप ऐसे अप्लाई नहीं करोगे, मतलब आवश्यकता थी, और जो आप अपने आप को ना बचा के, जनरल ये होता है कि आप अपने आप को नहीं बचाओगे, किसी दूसरे को शेप करोगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर बनाम डेडली स्टीफन का केस। और इसी के अंदर आप देखोगे मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की भी बात करी गई है। जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है इस सेक्शन के अंदर, वो क्या कहती है कि एक मेरी ज़रूरत बन गई थी, अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने आप को नहीं बचा सकता था। मतलब जैसे वो बोल रहे थे कि अगर हम उसको मार के नहीं खाते, जो डेड स्टीफन का केस है, तो हम लोग मर जाते। तो कहीं ना कहीं ये नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ऐसे क्लेम किया। एक इसके रिगार्डिंग एक मैगजीन भी है, कोड नेसेसिटी इज नॉन हैबिट लीगम, दैट इज नेसेसिटी नोज द लॉ, ठीक है। सो सेक्शन जो 8 आपका 19 है, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी, है ना, नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी के अंदर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की, जो डेडली स्टीफन वाला जो केस था, उसी में डेडली स्टीफन वाले केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात कही थी। आप अपने आप को नहीं बचाओगे, आप जैसे लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि आप दूसरे की हेल्प करोगे ना। सो सेल्फ प्रिजर्वेशन, डेडली स्टीफन केस में क्या हुआ था कि द क्वेश्चन whether how far a doctrine of necessity justify killing of another person to preserve
one's own life। तो उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कहा कि अगर हम उसको, हमें ज़रूरत थी, अगर हम उसको नहीं मारते तो हम खुद मर जाते। तो आर बनाम डेडली स्टीफनी केस में क्या किसी की जान लेना किस हद तक जस्टिफाई था, उसको क्वेश्चन किया गया था। और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला था, इन दिस केस सिक wreck sailor killed a boy traveling along with them for food and everyone fed up upon the body. It was found that a sailor had not killed the boy, they would not have survived without the food। उन्होंने देखा कि अगर हम उसको नहीं मारते डेडली स्टीफनी केस में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द सेलर लाइबल फॉर मर्डर। तो जो नाविक थे, डेडली स्टीफन थे, उन्हीं को क्या बोला था, मर्डर के लिए कोर्ट ने लाइबल ठहराया था, ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आत्म प्रतिरक्षा करना या आत्म बचाव करना वो एक तरह से आपका नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी की जरूरत का नहीं है। एंड नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक अदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ। ये भी एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया था कि कोई पर्सन को किसी दूसरे, अपनी जान को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, अनलेस इट इज अ सेल्फ डिफेंस। अनलेस क्या, अगर आप सेल्फ डिफेंस में वो कर रहे हो। एंड देर इज अ, जो थर्ड लिस्ट में प्रिंसिपल एक लेट डाउन किया था, देर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई होमिसाइड। कोई भी ऐसी नेसेसिटी नहीं है जो जस्टिफाई करेगी कि होमिसाइड मतलब एक ह्यूमन किलिंग को, ठीक है। तो ये बहुत फेमस केस था, आर बनाम डेडली स्टीफन। इसी के अंदर नेसेसिटी बेसिकली द सेक्शन 19 इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट, और सेल्फ डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की भी इसी के अंदर बात कही गई थी। बहुत बार पूछता है ये केस कि आर बनाम डेडली स्टीफन का जो केस है वो किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है गाइस। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट। मतलब वो ऐसे नेचर का जो हार्म था, या उसको इमिनेंटली, मतलब वो इतना इमिनेंटली, मतलब बिल्कुल आसन्न संकट जिसको बोलते हैं ना, कि एकदम सडन चीज़ें हो रही थी, तो जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। मतलब वो इतना सडनली था कि जो मैंने आग वाला एक एग्जांपल दिया, मतलब एक कॉलोनी में आग लगी थी, तो बैक टू बैक वो एक दूसरे के घर को जला रही थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी एक घर को गिरा के बाकी आग आग को आप स्टॉप कर सकते थे। तो यहाँ पे वो इतना इमिनेंटली था, वो चीज़ एकदम सडनली हुई, और वहाँ पे आपका ना कोई क्रिमिनल इंटेंशन था, फिर भी आपने एक्ट किया, तो वो बेसिकली आपका वो एक्ट क्या होगा, आपका प्रोटेक्टेड है ना, आपका जस्टिफाई एक तरह से वो एक्ट हो गया, ठीक है। और गाइज इसका एक, इसमें एक और केस है, माउस का केस, वो आप देख लेना। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 20 जो सेक्शन है गाइज बीएनएस का, बीएनएस का सेक्शन 20 कहता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर किसी 7 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो वो एक कंप्लीट ब्लैंकेट रूल ऑफ प्रोटेक्शन है उसको, और इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ एज वेल। सो आप देखोगे अगर कोई 7 साल से नीचे का बच्चा कोई एक्ट कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता, वो उसको एक पूरी तरह से प्रोटेक्शन है। मतलब उसको वो एक कंक्लूसिव प्रूफ, आप उसके अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो 7 साल के बच्चे के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन है अंडर द सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 20 में उसको पूरा प्रोटेक्शन है, ठीक है। और इन इंग्लिश लॉ अ चाइल्ड बिलो द 7 years इज कंसिडर्ड इनकैपेबल ऑफ डूइंग अ क्राइम, इट इज कॉल्ड डोली इन कैपेक्स। इंग्लिश लॉ के अंदर इसी को जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर, डोली इन कैपेक्स के नाम से जो मैगजिम है, डोली इन कैपेक्स मतलब इनकैपेबल है वो के नाम से जानते हैं यूके के लॉज के अंदर, ठीक है। जो 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। यहाँ पे आपको एविडेंस की कुछ भी आपको अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। जुडिशरी ने बिल्कुल ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है भाई, 7 साल से नीचे का बच्चा है वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता, उसको पूरी प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 20 है। सेक्शन 21 क्या कहता है गाइस, कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 ईयर। प्रीवियस 21 में 7 साल तक का कोई बच्चा है, 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो उसको प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 साल से कोई ज़्यादा का है बट 12 साल से कम का है, ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसको भी प्रोटेक्शन है। 7 साल से ज़्यादा का कोई बच्चा है लेकिन 12 साल से कम का है, उसके बीच का है, तो उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है इस सेक्शन के अंदर। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years
of age and under 12 year who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct or that occasion. मतलब 7 साल से ज़्यादा का है, 12 साल से कम का है, बट वो एक इमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, एंड ही इज़ नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड हिज एक्ट. वो अपना इतना मेच्योर नहीं है कि वो अपने एक्ट को समझ सके कि वो एक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, या अपने एक्ट को वो जज कर पाए कि जो उसका नेचर है या उसके एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, या उसका जो कंडक्ट है ना, जो ओकेजन है पूरा उसका, वो उसके बारे में नहीं जानता, ही इज़ इमेच्योर. सो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन है, ठीक है. लेकिन अगर कोई 7 से 12 के बीच में है, 10 साल का एक एग्जाम केसेस भी हैं इसके अंदर, अगर उसने, लेकिन वो अगर किसी को बोला है, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई है कि अगर वो बोल रहा है कि मैं मार दूंगा और उसने एक रॉड उठा लिया या कोई आपने पत्थर उठा लिया, उसने ऐसा किसी को धमकाया कि मैं तुम्हें मार दूंगा और पत्थर उठा लिया, तो वो कहीं ना कहीं जानता है जब मैं पत्थर उठा रहा हूँ, मैं मारूंगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसको सामने वाले को हार्म हो गई होगा, तो उस कंडीशन में उसको पनिश किया जाएगा. केसेज हैं इसमें कि भले ही वो 10 साल का था या 11 साल का था, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था अपने एक्ट को कि अगर मैं बंदूक है, उसने बंदूक रखी होती, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक और, कि एक जगह बंदूक रखी थी, वो किसी को धमका रहा था, मैं गोली मार दूंगा तुम्हारे, हाँ मैं मार दूंगा तुमको, तो उसने बंदूक उठाई, तो कहीं ना कहीं वो समझ रहा था ना कि बंदूक मैं उठा रहा हूँ तो सामने वाले की जान चली जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको पनिश किया जाएगा. और अब आप देख लो, अगर 12 साल से नीचे का तो उसको जुमिनाइल में, जो जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भेज दिया जाएगा, जुमिनाइल होम में. सो बट उसको पनिश किया जाएगा. आई होप सेक्शन 21 भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है. जैसे इसका एक ऊला ऊला महापात्रा का वर्सेस एम्परर का एक केस है सेक्शन 21 के अंदर, जिसके अंदर एक बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो ऐसा मार देता है, किसी को बोल के मारता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके, वो ऐसे मार देता है, उसको चाकू से मार देता है, तो कहीं ना कहीं उसको लायबल ठहराया था कोर्ट में, ठीक है. और ये एक प्री के क्वेश्चंस हैं, डॉली इन कैपेक्स और ये सारे जो सेक्शन है. नाउ कमिंग टू द सेक्शन 22, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार मेंस में भी कंटेंट बनता है, शॉर्ट नोट में पूछता है और प्री में भी बनता है इस क्वेश्चन के अंदर. देखो, एक्ट जो सेक्शन है 22, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो सेक्शन है गाइज, जो सेक्शन 22 है, वो क्या कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, आप कह सकते हो वो ल्यूनेटिक है, पागल है, तो अगर वो कोई एक्ट करता है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. लैंग्वेज क्या कहती है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एट द टाइम जब वो एक्ट कर रहा था, उस टाइम क्या था वो, इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब इस लाइन को आप हाईलाइट कर लेना, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो वो क्या था, अनसाउंड था जब वो लाइन कर रहा था. दिस इज अ मेडिकल इंसैनिटी. ये जो लाइन है ना, आप देखोगे बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये मेडिकल इंसैनिटी की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है. तो वो मेडिकली क्या था, इंशेन था जब ही वॉज डूइंग एक्ट एट दैट टाइम, सो ही वॉज मेडिकली इंसेन और मेडिकली अनसाउंड माइंड पर्सन था. इट इज मतलब ये मेडिकली इंसैनिटी की बात करता है इतनी लाइन, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ माइंड. अब यहाँ से जो आगे की लाइन है, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. अब ये यहाँ पे क्या है, एक लीगल इंसैनिटी की बात कर रहे हैं. अब वो क्या था कि उस अनसाउंडनेस के कारण वो उस जो उसका एक्ट था, उसके ना उसके बारे में नॉलेज थी, कि इनकैपेबल था वो अपने एक्ट के नॉलेज के, वो कॉन्ट्रारी लॉ है, जो उसका एक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रारी ऑफ लॉ है, लॉ के प्रतिकूल है, लॉ के अगेंस्ट है. तो दिस इज अ लीगल इंसैनिटी, है ना. नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ, तो वो नहीं जान पा रहा था कि ये गलत है और ये कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ है. तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. याद रखना, जब भी वो इसके अंदर प्रोटेक्शन लेगा एक अनसाउंड माइंड पर्सन, उसको मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी दोनों ही प्रूफ करनी पड़ेगी. इसके इसके रिगार्डिंग केसेस हैं और कुछ टेस्ट अप्लाई किए गए बाय द कोर्ट टू फाइंड आउट कि ये मेडिकली इंसान है या फिर लीगली इंसान पर्सन है. देर आर सम टेस्ट. एक बहुत फेमस केस भी है, मैकनॉटन केस,
ना मैकनोटन का केस था, उसने भी ये प्ली किया था कि वो भ्रमित हो गया था, डिल्यूजन में चला गया था। एक फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनको कुछ मारना चाहता था और किसी और को मार दिया, उनके सेक्रेटरी को मार दिया था मैकनोटन ने। तो उस कंडीशन में जब उसने कोर्ट में क्लेम किया तो उसने ये बोला कि नहीं मैं भ्रमित हो गया था या डिल्यूजन में चले गया था। उनको ये तो कोर्ट ने उसको क्या हुआ था, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया था, एक्विटल कर दिया था। बाद में उनके जजमेंट का कोर्ट का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। बाद में फिर उन्होंने ये एक इंट्रोड्यूस किया था मैग्नोटन केस के अंदर कि मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्यूज्ड है जो अनसाउंडनेस का डिफेंस लेना चाहता है तो उसको मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी दोनों प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैग्नोटन का केस हुआ इसके अंदर फेमस। और एक वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है इसके अंदर। गाइस मैं आपको बताऊं, जो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है ना, एक वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में किया गया था ना। इस केस में क्या बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस रेस्ट अ पर्सन कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी इफ बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द पर्सन वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश। वो पर्सन जो ऐसा क्लेम कर रहा है, डिफेंस ले रहा है अनसाउंडनेस का, he is unable to distinguish between गुड और इवल, अच्छा और बुरे में वो अंतर नहीं कर सकता। ऑल्सो डिड नॉट नो व्हाट ही डिड, और ये भी नहीं जानता था उसने क्या किया। तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट था आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में इंट्रोड्यूस किया गया था या डेवलप किया गया था। एक इंसेन डेल्यूजन टेस्ट है, वो भी डेवलप किया गया था हेडफील्ड के केस में। हेडफील्ड के केस में ना आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इंसेन डिल्यूजन टेस्ट हेडफील्ड के केस में किया गया था, ठीक है। आप याद रखना। और एक मैग्नोटन रूल है, मैग्नोटन केस जो फेमस है। तो ये 3 टेस्ट हैं किसी के बारे में पता लगाने के लिए कि वो इंसेन है कि नहीं है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनसाउंड माइंड पर्सन जब भी कोई डिफेंस लेगा तो उसको मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। मैंने आपको बेरेट की लैंग्वेज रीड करके बताया है कि कहाँ से वो आपका, आप देखोगे मेडिकल इंसैनिटी की बात करता है, कहाँ पे वो आपका लीगल इंसैनिटी की बात करता है। तो जब आप देखोगे, मैंने 2 हाईलाइट कर लेना। लैंग्वेज जब सेक्शन 22 की पढ़ते हो तो बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, this is the medical insanity, is capable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary. This line is talks about the legal insanity. So I hope आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। याद रखना, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो हुआ था वो आर बनाम अर्नोल्ड के केस में डेवलप हुआ था, और जो इंसेन डेल्यूजन टेस्ट था वो आपका हेडफील्ड के केस में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, प्री मेंस दोनों में पूछता है। और गाइज इसकी आगे के जो सेक्शंस हैं हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।